आज ही मेरी शादी हुई थी, लेकिन विदाई के समय मेरी माँ ने कहा, पूजा, अपने पति को शादी की पहली रात अपने पास मत आने देना। अगर शादी की पहली रात वह तेरे करीब आ गया तो वह तुझे तलाक दे देगा। इसलिए मेरी इस बात का ध्यान रखना कि तेरा पति तुझे ना छुए। मैं हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगी। मेरी माँ ने कहा, बस मेरी यही बात मान लो। बस अभी फ़िलहाल जितनी तुझसे कोशिश हो सके अपने पति से दूर रहना। मैंने कहा, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों? वह मेरा पति है और वह क्यों मानेगा? और फिर मोहित ने कितनी जीत के बाद मुझे पाया है, फिर वह भला मेरे करीब क्यों नहीं आएगा? और फिर मेरी माँ ने मुझे ऐसी हकीकत बताई कि मैं काँप कर रह गई। मैंने कहा, माँ, आपको यह शादी नहीं करवानी चाहिए थी। आपको कम से कम मोहित की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। जब यह सच्चाई मोहित को पता चलेगी तो उनका पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। वो आपने अच्छा नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आए थे। मेरी माँ ने मेरी यह सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई थी? मेरी माँ ने कहा कि यह शादी मोहित की जीत पर हुई है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए पहली बार ही मना कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने जब नहीं माना तो मैंने भी सोचा, अच्छा है, तू भी अपने घर की हो जाएंगी। हो सकता है समय गुजरने के साथ साथ तेरी ज़िंदगी में भी खुशियों के रंग भर जाएंगे। क्योंकि तू कब तक हमारी दहलीज पर बैठी रहती? मैं क्या करती? उदास मन से ससुराल चली आई। मैंने ऐसा ही किया, पति को करीब न आने दिया। सुहागरात के कमरे में वह बेड पर बैठा मेरे हुस्न की तारीफें कर रहा था और जैसे ही उसने मेरा हाथ छुआ मैंने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। वह हैरान हुआ। मेरा पति मोहित मुझे वजह पूछने लगा तो मैंने रोना धोना मचा दिया, लेकिन मैंने नहीं बताया। फिर वह एक दिन मेरे पति मोहित को जब पूरा राज पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, क्योंकि मेरे अंदर तो दुल्हन बनी मैं मोहित के कमरे में बेड पर बैठी थी और वह मेरे सामने बैठा मुझे बड़ी हैरत से देख रहा था। मेरा पूरा शरीर इस समय बुरी तरह से काँप रहा था। मैं पूरी बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठा मेरा पति की तेज नज़रें मुझे अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थी। वह कहने लगा, क्या बात है पूजा, क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है? मैंने अपनी नज़रों को उठाते ही उसे देखा तो अपने आंसुओं को मैं रोक रही थी। मेरे होंठ बुरी तरह से काँप रहे थे और वह बड़े सख्त और गुस्से शब्दों में मुझसे वजह पूछ रहा था। मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझे दहाड़ते हुए पूछा, पूजा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? उसके इस तरह दहाड़ पर मैं पूरी तरह से घबरा गई थी और ज़ोर से रोने लगी, लेकिन सामने वाला शायद पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना मुझे छोड़ेगा नहीं। मोहित ने फिर तेज आवाज़ में कहा, यह रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वजह क्या है? अगर तुम यह सोच रही हो कि आज की रात तुम्हारे यह आंसू देखकर पिघल जाऊंगा और आज की रात तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। यह कहकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ की सख्त में पकड़ लिया था, जो पूरी तरह से काँप रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वह मेरे और करीब आ गया। पसंद की शादी को खूबसूरत कहने लगा। क्यों पूजा, क्यों मेरा इम्तिहान जोड़े में सजी मेरे सामने बैठी हो और मुझे खुद के करीब भी नहीं आने दे रही हो? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? ऐसी कौन सी गलती की है जो तुम मुझसे यूँ दूर भाग रही हो? आज हमारी शादी की पहली रात है। इस शादी को लेकर लड़के और लड़की के दिल में कितने अरमान होते हैं और तुम आज की रात मुझे खुद के करीब क्यों नहीं आने दे रही हो? आखिर इस सब की वजह क्या है? मुझे कम से कम वजह तो बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी मुश्किल को हल कर दूँ। मैं फरिश्ता नहीं हूँ पूजा। जो लड़की मेरे लिए हर तरह से जायज हो चुकी हो उसे यूँ सजा सवरा बस देखकर अपना जी जलाता रहूं? मैं बड़ी मुश्किल से यह समय काटा है, हर रोज़ तुम्हारी संगत के सपने देखे हैं। धीरे धीरे मोहित के कहने का अंदाज नशीला होने लगा था। वो मेरे चेहरे पर सुलझते बाल को बड़ी प्यार से देख रहा था और मेरा दिल धड़कना भूल गया था। जितना वह आज बेताब नजर आ रहा था, मेरे लिए उसे रोकना और भी कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था। लेकिन मैं मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर मेरा वह राज मोहित जान जाता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। मोहित ने मुझे सोने की चैन मुंह दिखाई में दिया, जिसे पहनते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरे गले पर रेंगने लगी थी। एक करंट था जो मेरे पूरे शरीर में लगा था। मैंने झट से उसका हाथ पीछे झटक दिया और खुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज़ मोहित, मेरी बात समझने की कोशिश करे।
मोहित मुझे बस 1 महीने का समय दे दो, मैंने विनती करते हुए कहा। लेकिन मोहित पर तो नशा सवार था, वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। कहने लगा, वजह बताओ मुझे, वरना मैं ज़बरदस्ती पर उतर जाऊंगा, तुमसे अपना हक वसूल कर लूँ, तब भी तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी। वह भी शायद ठान कर बैठा था मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन मोहित की इतनी नज़दीकियाँ मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थी, वह मैं जानती थी, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकती थी। हालत ख़राब होने लगी थी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थी कि वहीं बेहोश होकर बेड पर गिर गई। मेरे कानों में मोहित की आवाज़ गूंजी। जैसे जैसे वह मेरे करीब बढ़ रहा था, मेरी रूह वह मुझे पूजा पूजा पुकार रही थी, मुझे बाजू से हिलाते जा रहा था। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं होशो हवास खो बैठूंगी। शायद मैं होश से बेगानी हो रही हूँ, या फिर ये उन दवाइयों का असर था जो फेरों के बाद अपनी माँ की बातें सुनकर मैंने खाई थी। जो खुलासा मेरी माँ ने मुझ पर किया था, मैं चाहकर भी अपने पति को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। यह भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा मर्द था। मुझे मोहित बेहद पसंद था। यह बात भी नहीं थी कि अतीत में मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि मुझे इस राज के खुल जाने का डर था। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो समस्या मेरे साथ थी, वो शायद ही किसी लड़की के साथ हो। खैर, जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरी सास और मोहित मेरे पास परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि अब यह बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। कुछ देर में हम घर आ गए। मेरी सास मुझे आराम का कहकर मेरे कमरे में मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अब भी मेहमान मौजूद थे। शादी वाला घर था, मेहमानों का होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे मोहित के कज़न की बातों की आवाज़ आ रही थी, जो मोहित से मजाक कर रहे थे कि एक ही रात में ऐसा भी तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश हो गई। अरे नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम कर लेना चाहिए था, और तुमने तो उस नाजुक से फूल को मसल कर ही रख दिया। लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल गया था। पता नहीं सब लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मेरी वजह से मोहित सबके सामने शर्मिंदगी उठा रहा था। कोई कह रहा था 4 दिन अब कमरे की तरफ भी मत जाना। कोई मेरी सास से कह रहा था आप खुद दुल्हन के पास रहिए, मोहित की शक्ल देखकर कहीं दुल्हन फिर से बेहोश न हो जाए। हंसी और ठहाके को की आवाज़ों ने मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा रही थी। लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर असल वजह अपने पति को बता देती तो तलाक देकर वो मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता। अगर कुछ भी ना बताती तो संबंध बनाने के कुछ ही महीने बाद वह जान जाता। मैं किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। कुछ दिन तक मेरी सास ही मेरे पास आती रही। मुझे खाना भी वही खिलाती थी। बहुत ही नरम दिल औरत थी, बहुत ही अच्छी औरत थी, मोहब्बत करने वाली। धीरे धीरे सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी तबीयत भी अब सुधर चुकी थी, इसलिए मैंने खुद ही किचन के काम संभाल लिए। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था। मोहित बहुत चुप चुप सा था, खाने के बीच भी मुझे शिकवा भरी नज़रों से देखता रहता। मेरी ससुराल में बस मेरी सास और मेरे पति ही रहते थे। मोहित मेरी सास की इकलौती औलाद थी। वैसे तो सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन मेरी सास ने अपने दोस्त और उसकी बेटी को भी अपने पास ही रोक लिया था। मेरे सास के दोस्त की बेटी मेरी ही उम्र की थी। उसके बीए के पेपर हो चुके थे, इसलिए माँ बेटी ने महीना भर यहीं रहने का प्लान बनाया हुआ था। सोनी खूबसूरत भी बहुत थी, और जो बात मुझे खटकती थी वह यह थी कि वह मोहित के साथ बेधड़क अंदाज में रहती थी और मोहित से हंस हंस कर बातें करती थी। उस दिन भी खाने की टेबल पर सोनी मोहित से ना जाने कहाँ कहाँ की बातें किए जा रही थी, लेकिन मोहित तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह बस लिए दिए के जवाब दिए जा रहा था। उसकी नज़रें तो मुझ पर ही जमी हुई थी। जबान से मुझे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी नज़रें जो कुछ मुझसे कहती थी, मैं जानकर भी अनजान बन जाती थी। रात को मैं किचन के काम निपटा रही थी। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी और उनकी सहेली और सोनी भी उनके कमरे में जा चुकी थी। मोहित के इस छोटे से फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे, एक हॉल और एक डाइनिंग रूम था। मैं अभी बर्तन धो रही थी जब मुझे किसी की बेताब नज़रों ने उलझने पर मजबूर किया था। मैंने पलट कर देखा तो मोहित मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। कहने लगा, नींद नहीं आ रही, सर में दर्द है, मुझे 1 कप चाय बना दो। पूजा, मैंने चाय की केतली गैस पर रख दी। मुझे लगा था कि यह चाय का कहकर बाहर चला जाएगा। मैं किचन के काम के समय दुपट्टा किचन के दरवाजे पर लटका कर ही काम करती थी, क्योंकि उस समय मैं किचन में अकेली होती थी। फिर घर पर भी कोई देवर जेठ ससुर भी नहीं थे।
लेकिन मोहित इस तरह अचानक से किचन में आ जाएगा और मेरे पास खड़ा हो जाएगा, मुझे अंदाजा ही नहीं था। वह मेरी ओर एकटक लगाए देख रहा था। जब मैं उसको अपनी तरफ गौर से देखती तो मुझे शर्म सी आने लगी थी। वह किचन के दरवाजे के पास खड़ा था, बिल्कुल वहीं पर मेरा दुपट्टा भी टंगा हुआ था। मैं वहां से दुपट्टा उतार कर अपने ऊपर डाल भी नहीं सकती थी। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द चाय बन जाए, लेकिन मुसीबत यह थी कि आज गैस चूल्हे को भी क्या हो गया था, इतना स्लो चल रहा था। शायद चूल्हे में कोई कचरा फंस गया था। इतना स्लो चलता तो 15-20 मिनट चाय बनने में लग जाने थे, और 15-20 मिनट यूं ही खड़े होना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार मोहित की नज़रों से उलझ रही थी। दिल की धड़कनें मेरे काबू से बाहर थी। तभी अचानक मुझे मोहित की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। मोहित कह रहा था, पूजा तुम्हारे बाल कितने लंबे और खूबसूरत है। मैंने तो आज गौर किया है। वह थोड़ा सा और मेरी तरफ बढ़ चुका था। किचन थोड़ा छोटा सा था, इसलिए वह मेरे बहुत ही करीब पहुंच चुका था। मैं उस समय बहुत नर्वस हो रही थी। वह बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा। वह बोला, जानती हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार अपने दोस्त की शादी पर देखा था, तुम्हारी मुस्कुराहट से तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाले डिम्पल ने मेरा दिल ही मुझसे छीन लिया था। मैं जब तक उस शादी के फंक्शन में मौजूद रहा, मेरी नज़र लगातार तुम पर ही थी। बस वही अपना दिल तुम पर ऐसा हार रहा था कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो गया, मेरा सुकून चैन तो जैसे मुझसे छीन ही गया था। यह कहते हुए वह मेरे और भी करीब आ गया था। मैं पीछे सेल्फ से जा लगी थी। मोहित प्लीज़ पीछे हटो, मुझे अपना दुपट्टा लेना है। मैंने अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया था। मोहित ने कहा, क्यों, यहाँ कोई गैर है क्या जिससे तुम्हें अपने आप को छुपाना है? पति पत्नी तो वैसे भी एक दूसरे के होते हैं। मोहित मुझसे और भी करीब हो गया और मुझे कमर से पकड़ लिया और अपने ओठ मेरी गर्दन पर रख दिया। उसकी गर्म सांसों में मैं पिघलने लगी थी। मेरी हालत अब और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। इससे पहले कि वो मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेता, मैं उसे पीछे धक्का दिया और किचन से बाहर निकल गई और तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कैसे मोहित की बढ़ती हुई बेकरारी को रोक सकती थी? वह पति था मेरा, मुझसे मोहब्बत करता था, अपने दोस्त की शादी में मुझे पसंद कर लिया था और मेरे घर रिश्ता भेज दिया था। मेरी माँ ने पहले इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था, और जब तक ये रिश्ता पक्का नहीं हो गया था, उसने हमारे घर की दहलीज नहीं छोड़ी थी। वह ना जाने कब से मेरे इंतजार में था, और जब आज मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर में मौजूद थी, तो वह मुझे जी भर कर प्यार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने उसे इजाज़त नहीं दी थी। वो अपनी जगह सही था, लेकिन जिस मुश्किल में मैं फंस चुकी थी, वो मेरे लिए एक मुसीबत बन गई थी। टेंशन के कारण मैं रोने लगी थी। पत्थर की तो मैं भी नहीं थी, एक नेचुरल सा रिश्ता था। जितनी मेरी मोहब्बत और संगत की तड़प मोहित को थी, मैं भी उसकी संगत के लिए तड़प रही थी। जी चाहता था कि उसकी मजबूत बाहों में समाकर दुनिया के सारे गमों को भुला दूं, लेकिन बस मेरी मजबूरी मेरे आड़े आ जाती थी। रोते रहते पता नहीं कब मेरी आंखें लग गई थी। सुबह जब उठी तो मोहित ऑफिस जा चुका था। मैंने अपनी सास से मोहित की इतनी जल्दी ऑफिस जाने की वजह पूछी तो मेरी सास ने कहा, पता नहीं, कह रहा था ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। मुझे याद आया, मैंने तो रात भर अपना कमरा बंद अंदर से लॉक करके रखा था। शायद मोहित वही हॉल में सोफे पर ही सो गया होगा। उसके कपड़े और बैग वगैरह भी तो कमरे में ही थे। मैं समझ गई थी मोहित ऑफिस नहीं गया, बल्कि वह घर से कहीं चला गया है। अब मुझे मोहित की चिंता होने लगी थी। पता नहीं वह कहाँ चला गया होगा। वो मुझसे नाराज़ था। पूरा दिन मेरी इसी चिंता में निकल गया था। शाम 4 के करीब वो आया था। वह सीधा कमरे में चला गया। उसके बाद से मोहित ने मुझसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी। वह बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखता था। एक बार उसके ऑफिस के कपड़ों पर प्रेस करने लगी तो उसने मेरे हाथ से छीन लिया। कहने लगा, मेरे काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने कपड़े सोनी को दे दिया। नाश्ता का भी उसी से कहने लगा। बेचैन सी होकर रह गई थी मैं। मोहित का रवैया शायद मेरे साथ ठीक नहीं था। वह कब तक मेरे साथ नरमी से रह सकता था, लेकिन मेरी जान पर उस समय बनाई जब मैंने सोनी को मोहित के आगे पीछे घूमते देखा। वो बड़ी खुशी से दौड़ दौड़ कर मोहित के सारे काम कर रही थी। हैरत तो मुझे यह देखकर भी हुई थी कि शाम को जब मोहित ऑफिस से वापस आता था, उस समय सोनी दुल्हनों की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। जैसे कि मोहित अंदर आता, सोनी भागकर उसके करीब उसके हाथ से बैग ले लेती। जो जिम्मेदारी मेरी थी, वह बड़ी खुशी
से दिल लगाकर सोनी निभा रही थी और मेरे अंदर तो जैसे आग ही लग गई जाती थी उसे मुस्कुराते हुए हेलो कहते देखती तो। लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि मोहित खुद उसे इतनी अहमियत दे रहा था, शायद इसलिए कि जो वह चाहता था वह मैं पूरा नहीं कर सकती थी। बात यहीं तक रुकी रहती थी तो ठीक था। एक बार रात के समय मेरी आँख खुली तो मुझे बाहर डाइनिंग रूम से बातों की आवाज़ आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली, सामने चाय के 2 कप भी पड़े हुए थे। मुझे देखकर सोनी की हंसी को तो ब्रेक लग गए थे, तो दोनों ही हंस-हंस कर बातें कर रहे थे। लेकिन मोहित बिल्कुल बेपरवाह सा बैठा हुआ था और सोनी से बातें करता रहा, जैसे उसे मेरे होने ना होने की कोई परवाह ही ना हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी ज़िंदगी धीरे-धीरे बर्बाद हो रही थी। मेरा घर उजड़ रहा था, लेकिन मैं शायद ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी कि जहाँ आगे कुआँ और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत मोहित को बताती तब भी मेरा घर बर्बाद हो जाना था, और ना बताती तब भी यह सोनी नाम की लड़की मेरी जगह ले लेती। और औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन सौतन का दुख नहीं। मेरी और मोहित के बीच जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती थी कि सोनी बीच में आए। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा कि सोनी को काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, वापस कब जाएंगी। हालांकि सोनी की माँ को गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। सोनी यह कहकर रुक गई थी कि मैं कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहती हूँ। मेरी सास कहने लगी कि मैं भी उसे कह चुकी हूँ कि अब तो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम अब अपने घर जाओ। लेकिन यह मोहित है कि उसे मना किया जा रहा है। वह न जाने का मन भी बनाती है तो मोहित उसे रोक लेता है। यह सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मोहित क्यों चाहता था कि वह यहाँ से ना जाए। एक बार मैं किचन से बाहर आई तो दोनों डाइनिंग रूम में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। उनके बीच होने वाली बातें ही कुछ ऐसी थी, मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। पहले मैं नहीं जानती थी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस रात से भी पर्दा उठ चुका था। मैं तो इस गलत फहमी में जी रही थी कि मोहित मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी। क्योंकि जो मैंने सुना था उसके बाद मेरे दिल से यह लाज सी आ गई थी कि मेरा पति मुझसे मोहब्बत नहीं करता। शायद यह शादी उसकी मजबूरी रही होगी, वरना मोहब्बत तो उसे सोनी से ही थी, और सोनी उसके कहने पर ही यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात मैंने रोकर गुजारी थी। रात 2 बजे मुझे डाइनिंग रूम से फिर सरगोशियों की आवाज़ें आने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो डाइनिंग रूम का दरवाज़ा बंद था। मैंने डाइनिंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। सोनी मोहित की बाहों में थी। एकदम से मेरी आँख खुली तो मेरा शरीर बुरी तरह से काँप रहा था। मैं पसीने से भीग चुकी थी। भगवान को धन्यवाद किया कि जो मैंने देखा वह एक सपना था। मैंने उठकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली। हॉल में खामोशी छाई हुई थी। मैं डाइनिंग रूम में गई। मोहित अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। मैं रोते हुए उसके पास बैठ गई। वह मुझे देखकर कुछ परेशान हुआ। कहने लगा, क्या बात है, रो क्यों रही हो। मैंने कहा, मोहित, आप आज के बाद सोनी से बात नहीं करेंगी। मेरी बात पर पहले तो वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कहने लगा, क्यों ना बात करूं। मैंने कहा, आपके दिल में सोनी थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने। वह कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने सोनी की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का दीवाना बन बैठा और तुमसे शादी कर ली। सोनी मुझसे पहले से ही मोहब्बत करती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी, और अब मुझे भी इस बात का एहसास हो गया, इसलिए मैं सोनी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यूँ बर्बाद नहीं कर सकते, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। मोहित, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर मोहित ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में लेकर आया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कहने लगा, बस यही तो सुनना चाहता था। मैं यह जानता था कि तुम्हारे दिल में क्या है, इसलिए मैंने सोनी से विनती की थी वह मेरे साथ मिलकर यह ड्रामा करे। पूजा, सोनी मेरी सगी बहन है। मम्मी की सहेली की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मम्मी ने सोनी को उन्हें दे दिया था। यह बात मेरे लिए एक नया खुलासा था। फिर मोहित बोला कि तुम्हारी दूरियों ने मुझे बेहद परेशान कर रखा था। मुझे लगा शायद तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। इसलिए मैंने सोनी के साथ मिलकर यह ड्रामा किया था, और आज तुम्हारे इजहार ने मेरे अंदर एक इत्मीनान और सुकून भर दिया है। शायद तुम्हारी मुझसे दूरी एक नेचुरल झिझक थी। मोहित मेरे करीब आने लगा, इतना करीब कि उसने मुझे अपने बाहों में भर लिया।
मोहित ने मदहोश होते हुए कहा, पूजा अपने दिल दिमाग से सारा डर निकाल दो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। इस बार मैं उसे रोक नहीं पाई क्योंकि अपनी जुबान से मैं इजहार मोहब्बत कर चुकी थी। पूरी रात मेरी डर में गुजरी थी कि जिस दिन मेरा सच मोहित को पता चल गया वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। खैर, मेरी संगत पाकर मोहित बेहद खुश था। कुछ दिनों बाद सोनी भी वापस चली गई थी। बस मेरा दिल हर समय डर के साए में रहता था कि जब मेरी सच्चाई का पता मोहित को होगा तो मेरा क्या होगा। हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजर पाए थे जब एक बार मेरी सास खाने के बीच कहने लगी, मोहित मुझे जल्द से जल्द पोता या पोती की खुशखबरी भी सुना दो। तुम मेरी इकलौती संतान हो। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द दादी बन जाऊँ। इस सुने आंगन में एक छोटे से बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। यह सुनते ही मेरे हाथ से प्लेट गिर गई थी। मैंने जल्दी से प्लेट उठाई। मोहित ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या बात है पूजा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। मैं उसे क्या जवाब देती, मेरी तो भूख ही मिट चुकी थी। फिर मोहित ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दी कि माँ अभी इतनी भी जल्दी क्या है, आपको यह खुशखबरी जल्दी ही मिल जाएंगी। लेकिन मेरी सास को तो बहुत ही जल्दी थी और शायद उनकी यह जल्दबाजी कुछ नेचुरल भी थी। उनके दो ही तो बच्चे थे। सोनी को उन्होंने अपनी सहेली को दे दिया था, उनके पास सिर्फ मोहित था। ना जाने कितने वर्षों से यह घर सूना पड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें बच्चों की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। अपनी माँ के बार बार कहने पर मोहित मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया। उसने बहुत ही टेस्ट लिखकर दे दिए। मेरा दिल बेहद बेचैन था। जो भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने डरते डरते मोहित से कहा कि मम्मी को इतनी भी जल्दी क्या है बच्चों की। मोहित ने तो मेरा हाथ थाम कर बोला, पूजा बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो चाहता हूँ भगवान मुझे एक बार में 2 बच्चे दे दे। मोहित की बातें मेरा दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी। जो हकीकत मेरी माँ ने मुझे बताई थी, मैं जानती थी कि मैं इस खुशी को मोहित को नहीं दे सकती। और जिस दिन यह बात मोहित को पता चली वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। वह मुझे कभी भी सच्चाई के साथ स्वीकार नहीं करेगा। फिर वह समय भी आ गया था जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। उस दिन मेरी रूह जैसे मेरे शरीर से निकल रही थी। जिस तरह से अल्ट्रासाउंड करने वाली बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखती तो कभी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन की तरफ, तो मेरी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डॉक्टर से विनती की कि वह मेरे बारे में मेरे पति को कुछ ना कहे, लेकिन वह कहने लगी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो, हमें यह आर्डर नहीं है। और वैसे भी अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा। यह बात ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। भलाई इसी में है कि आप अपने पति को खुद ही सच्चाई बता दें। मैं उससे विनती करने लगी कि मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी रिपोर्ट मोहित तक पहुंच गई थी। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने वह रिपोर्ट देखी तो मुझे हैरत से देखने लगी और मोहित के बदलते हालात और बदलती रंगत मेरी रिपोर्ट की सारी सच्चाई मोहित को बता दी। और मैं यूं ही थी कि पत्थर की तरह कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरा सच मोहित को पता चल चुका। जान निकल रही थी। घर जाते ही मेरी सास ने मोहित से मेरी रिपोर्ट के बारे में पूछने लगी तो मोहित कहने लगा, अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया है। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अगर मेरी सास को पता चल जाता उसी वक्त मेरे हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल देती। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। उस समय मेरी बेचैनी अपने चरम सीमा पर थी। मेरी जान निकली हुई थी। मोहित ना जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सज़ा सुनाने वाला था। मोहित जब कमरे में आया तो उसकी आंखें लाल थी। मेरा दिल था कि धड़कना भूल गया हो। मेरे आंसू बह रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मुझे खामोशी से देखता रहा। उसने जबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नज़रें जैसे बहुत कुछ कह रही थी कि इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। मैं बस लगातार आंसू बहा रही थी। मैंने खुद को तकदीर के हवाले कर दिया था। थोड़ी देर बाद मोहित कहने लगा, बस एक बात बता दो पूजा, क्या तुम यह बात पहले से जानती थी। मैंने नाम में सर हिला दिया। मैंने कहा, मेरी माँ ने मुझे शादी की रात फेरों से कुछ देर पहले ही यह बात बताई थी। यही वजह थी कि मैं आपको अपने करीब आने से रोक रही थी, ताकि आप यह सच जानकर मुझे तलाक न दे दो। यह कहकर मैं रोने लगी। वह कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया पूजा, तुम जानती थी कि मैं इकलौता हूँ, मेरी माँ को औलाद चाहिए। तुम्हारी माँ अगर सच्चाई जानती थी तो उन्होंने हमें अंधेरे में रखकर गलत किया है। यह कहकर मोहित कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया था। मेरी माँ ने मुझे शादी की रात रोते हुए यह तो बताई थी कि मेरे अंदर जन्म से ही बच्चेदानी मौजूद ना थी। मैं कभी भी माँ ही नहीं बन सकती।
14 या 15 साल की हुई तो मुझे पीरियड्स से नहीं आए थे। मेरी माँ को भी चिंता हुई थी। मैं 16 साल की हो गई थी लेकिन पीरियड से नहीं आए। फिर वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई थी जहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। लेकिन मेरी माँ ने उस समय मुझसे मेरी यह हकीकत छुपा ली थी। उन्होंने यह कहा कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी है जो समय के साथ साथ ठीक हो जाएंगी। लेकिन शादी के रात फेरों से ठीक पहले मेरी माँ ने मुझे यह सच्चाई बताई थी और तुम नॉर्मल हो जाओगी। मैं भी इस बात को भूल गई थी और अपनी ज़िंदगी में मग्न तुमसे संबंध बनाई। तो जाहिर है कुछ समय के बाद बच्चों के बारे में भी कहेंगा। और फिर मुझे यह भी कहा गया कि जितना हो सके तुम मोहित से दूर रहना, क्योंकि अगर वह उसके लिए जब वह तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा तो यह हकीकत उस पर खुल जाएंगी। और आज वह दिन आ चुका था। मेरी हकीकत मोहित पर खुल चुकी थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी लेकिन वह एक बार भी मेरे आंसू पोंछने नहीं आया। सुबह तक मैं समझ चुकी थी कि मुझे क्या फैसला सुनाया जाने वाला है। जब मैं सुबह कमरे से बाहर निकली तो मोहित अपने ऑफिस जा चुका था। पूरा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा था। जब वह घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई थी। उसने हाथ में रिपोर्ट्स पकड़ी थी जो मेरी सास ने सामने रखी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरी सास बिल्कुल अनपढ़ है। कहने लगी, मोहित मुझे इन रिपोर्ट का क्या पता है। मोहित, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। मोहित कहने लगा कि माँ, मैं आपको कभी भी वारिस नहीं दे सकता क्योंकि मेरे अंदर बच्चा पैदा करने की सहूलियत नहीं है। मुझे कभी भी औलाद नहीं हो सकती। यह कहकर वो अपनी माँ के गोद में सर रख कर रोने लगा और कहने लगा, माँ, मैं एक बांझ मर्द हूँ। भगवान के लिए मुझे दोबारा औलाद के लिए मत कहिए। मैं आप सबको कुछ दे सकता हूँ सिवाय औलाद के। यह सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था। मोहित ने हर बात खुद के ऊपर ले ली थी और मुझे हर चीज़ से आज़ाद कर दिया था। मेरी सास भी रो रही थी और मैं हक्का बक्का अपने पति को देख रही थी कि मर्द का कौन सा रूप था जो मेरे सामने मोहित की सूरत में था। मेरी सास ने जब खूब सारे आंसू बहा लिए तो कहने लगी, कोई बात नहीं मोहित, तू अनाथ आश्रम से कोई बच्चा ले लेना और हम उसे अपना समझकर पाल लेंगे। लेकिन तुम अपना दिल बुरा मत करो। मैं कभी तुम्हें दोबारा औलाद के लिए नहीं कहूँगी। कमरे में आकर मोहित बेड पर बेजान सा होकर लेट गया था। मैं उसके पास बैठ गई, उसके पैर पकड़ लिए। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि आपने ये क्या किया, मेरी कमी को अपने सिर ले लिया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और अपने पास बैठाया। कहने लगा कि पति पत्नी एक दूसरे का अंग होते हैं और हमेशा वह शरीर के साथ साथ हमारे अंदर की कमियों को भी छुपा लेता है। तुम मेरी हो पूजा, तुम्हारे ऐब भी तुम्हारी कमी मेरी कमी है और तुम्हारी खूबी मेरी खूबी है। मैं यह नहीं कहता कि यह सब मेरे लिए आसान था, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता था। इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। यह कहकर मोहित ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे मोहित जैसा पति मिला। आज हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। सोनी की भी शादी हो चुकी है और उसने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। एक बेटा सोनी ने मुझे और मोहित को दे दिया। मैंने खुशी खुशी सोनी के बेटे को अपना लिया था। हम मोहित और मैं और मेरी सास बहुत ही खुश है। उस बच्चे को पाकर ऐसा लगता है जैसे हमारा परिवार अब पूरा हो चुका है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।